हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपना जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे वेटलैंड पर, जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है ना। तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि का दिवस मनाया जाता है, तो हम क्या उसी के बारे में आज अपना ये टॉपिक लेके आए हैं। उसके बारे में किसे कहते हैं, वेटलैंड क्या होता है, उसका क्या महत्व है, और वेटलैंड से संबंधित कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई कन्वेंशन हुआ है क्या, है तो कौन सा है, तो इस संबंध में अपना आज का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। पहले ये आपको पता ही होगा कि आज जो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो लिखा होगा, साफ पढ़ा है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आर्द्रभूमि का क्या महत्व है। तो आर्द्रभूमि की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके प्रति वैश्विक जागरूकता फैलानी है। भी आर्द्रभूमि के प्रति विश्व में जागरूकता फैलानी है। क्यों फैलानी है? क्योंकि ये आर्द्रभूमि है, ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस संदर्भ में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब 2 फरवरी का दिन क्यों चुना गया? और भी 1 फरवरी भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने का कारण यह है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। रामसर कन्वेंशन है, उसको कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था। और रामसर है कहाँ पर? ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन के नाम से प्रसिद्ध है और वो 2 फरवरी को अपनाया गया। इस कारण से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस से मनाया जाता है। ठीक है। और हर साल की जो थीम होती है रामसर कन्वेंशन की, वो अलग अलग होती है। तो 2024 है, 2024 की थीम क्या है ये याद कर लेना, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ये थीम याद कर लेना, ये प्रीलिम्स में पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। और वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग 2024 की थीम है रामसर कन्वेंशन की। कब लाया गया? 2 फरवरी 1971 को है। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब अपने देखते हैं कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, वेटलैंड है ये कहा किसे जाता है, तो इसको देखते हैं। क्या है ये वेटलैंड आर्द्रभूमि? वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि क्या है? तो वेटलैंड क्या है? किसी ऐसी भूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित होता है, उस भूमि क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है जो मौसमी या स्थायी रूप से पानी से संतृप्त है या बाढ़ग्रस्त है। जहाँ पानी भरा हुआ है, नमी वाला क्षेत्र है, उसको वेटलैंड है कहा जाता है नॉर्मल अपने बोलचाल में। अब अपने देखेंगे कि इसकी कोई एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो दी हुई है क्या। तो एक तो अपनी अभी समझने के लिए ये ध्यान रखना कि वो भूमि क्षेत्र जो मौसमी या स्थायी रूप से पानी से संतृप्त है या बाढ़ग्रस्त होता है, उसी आर्द्रभूमि कहा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है आर्द्रभूमि कि इसमें पानी की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता होती है। और इसी आर्द्रभूमि को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, जो बहने वाले पानी से जितने भी प्रदूषक होते हैं उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसमें उसको फिल्टर करने की उच्च और दीर्घकालीन क्षमता होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। ये पानी की गुणवत्ता को बनाए रखती है और जो पानी से जितने प्रदूषक होते हैं उनको अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। रामसर कन्वेंशन में जो अभी पढ़ के आए हैं अपने, उसमें आर्द्रभूमि को क्या कैसे परिभाषित किया गया है, तो वो देखते हैं। रामसर कन्वेंशन में कहा गया है कि दलदल क्षेत्र है, कोई फेन या पीटलैंड या पानी का ऐसा क्षेत्र, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव द्वारा निर्मित हो, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्थायी भी हो सकता है, वो अस्थायी भी क्षेत्र हो सकता है। पानी से भरा हुआ क्षेत्र होगा, चाहे प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी। पानी के साथ जो या तो स्थिर पड़ा पानी होगा या बहता पानी भी हो सकता है, ताजा पानी भी हो सकता है, खारा पानी भी हो सकता है, नमकीन वाला पानी वो भी हो सकता है, और जिसमें समुद्री पानी का क्षेत्र भी शामिल है। और ऐसा समुद्री क्षेत्र कि ज्वार जब आए तो 6 मीटर की गहराई वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को रामसर कन्वेंशन में
आर्द्र भूमि का क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऐसा वो क्षेत्र, ये आप ध्यान में रखना, प्राकृतिक भी हो, कृत्रिम भी हो सकता है, स्थायी अस्थायी भी हो सकता है, पानी है जो स्थिर भी हो सकता है या बहता हुआ भी हो सकता है, ताजा खारा पानी है, उसको रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, भारत में देखें तो भारत में क्या हुआ कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 आते हैं। आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है, उसका प्रबंधन करना है, इस संदर्भ में नियम आते हैं 2017 में। वहां पर क्या होता है, जो रामसर कन्वेंशन ने जो परिभाषा दी है आर्द्र भूमि की, उसको स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र है अलग सीख ये है कि ये हम उसमें आर्द्र भूमि में शामिल नहीं करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र है, इसमें कहा गया कि नदी चैनल, नदी चैनल है तो पानी का बहाव क्षेत्र ना, इस हिसाब से तो बहता हुआ पानी तो नदी चैनल आता है उसमें, तो हमने कहा नदी चैनल, धान के खेत और मानव निर्मित, मानव ने कोई जल निकाय बनाया है या टैंक बनाया है, किसके लिए, विशेष रूप से पीने के पानी के लिए या जलीय कृषि के लिए या नमक उत्पादन के लिए या कोई मनोरंजन और सिंचाई उद्देश्य के लिए, अगर कोई जल निकाय या टैंक बनाया गया है तो उसको हम आर्द्र भूमि में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। सीधा कभी पूछा जा सकता है कि भारत में जो आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 है, उसके तहत किस क्षेत्र को आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया जाता, तो नदी चैनल, धान के खेत, मानव निर्मित जो भी जल निकाय या टैंक है, कौन चाहे पीने के पानी के लिए बनाया हो या जलीय खेती के लिए या नमक उत्पादन के लिए या मनोरंजन और सिंचाई उद्देश्य के लिए, अगर कोई जलीय निकाय बनाया गया है तो उसको हम आर्द्र भूमि में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल हो सकते हैं, जैसे तटीय आर्द्र भूमि, उथली झील हो गई, तालाब हो गया, दलदली क्षेत्र, ज्वार नदमुख का क्षेत्र है, उसको आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया गया है। तो ये है क्या है, वेटलैंड, समझ में आया। उसको नॉर्मल भाषा में कहे तो मौसमी स्थायी रूप से पानी से संतृप्त जो क्षेत्र है, जहाँ पानी पड़ा पानी है, तो उसको हम आर्द्र भूमि बोल सकते हैं। फिर ये रामसर कन्वेंशन की परिभाषा है, और फिर भारत में किस चीज को अपनाया गया, यहाँ इसको पूरे को अपनाया गया, लेकिन कुछ क्षेत्र है उसको इससे बाहर किया गया है। ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन की बात आ रही है तो थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में अपने देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो रामसर कन्वेंशन ये तो देख ही लिया कि 1971 में स्थापना होती है, 2 फरवरी को। किसके द्वारा की जाती है, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, और ये 1975 में जो कन्वेंशन है वो लागू हो जाता है। भारत ने कब साइन किए इस पर, भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसके तहत हस्ताक्षर किए हैं। ये याद रखना है, 1 फरवरी 1982 को। आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका क्या है, रामसर कन्वेंशन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में भी ऐसा पूछ सकता है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ये क्या करते हैं, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है, और अगर आर्द्र भूमि का यूज भी करना है तो उसका इस प्रकार से बुद्धिमत्तापूर्वक यूज करना है कि आर्द्र भूमियों को कम से कम नुकसान पहुंचे और उसका यूज भी हो जाए। तो इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये पारिस्थितिक तंत्र पर, आर्द्र भूमि यानी पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली एकमात्र वैश्विक संधि है। ठीक है, और ये डे के लिए अपने 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके 3 स्तंभ है, यानी विवेकपूर्ण यूज करना है तो वो विवेकपूर्ण यूज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी आर्द्र भूमि है उनकी सूची बनाएंगे, सरकारी प्रतिबद्धता से सूची बनाएंगे। तभी हम पढ़ते हैं कि रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की कितनी साइट शामिल है, तो वो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कितनी साइट है उनको शामिल अब तक किया जा चुका है। तो ये क्या एक सूची बनाती है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है और यूज किया जाता है। तो किस तरह से आर्द्र भूमि का यूज करना चाहिए वो इसके 3 स्तंभ है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कोई सूची है उसमें रामसर साइट को शामिल करना, इसके पारिस्थितिकी चरित्र को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इस सूची में शामिल होंगे, उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये है रामसर कन्वेंशन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1990 में जब कोप की सिफारिश पर एक रामसर सूची का ये हिस्सा है। जो रामसर कन्वेंशन है उसी का एक हिस्सा है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की सूची में जो वेटलैंड की साइट है, जो आर्द्र भूमि वाली साइट है, उनका एक रजिस्टर है
जहां पारिस्थितिकी में तकनीकी विकास है, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो भी परिवर्तन हुए भी, जो उस आर्द्र भूमि में चाहे तकनीकी विकास से, चाहे प्रदूषण की वजह से या अन्य मानवीय हस्तक्षेप की वजह से कोई परिवर्तन हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि इनमें परिवर्तन हो सकता है या उच्च ये परिवर्तन हुए हैं, तो उन रामसर साइट्स है, उन सूची की जो एक रजिस्टर बनाया जाता है, इस किसके तहत, इससे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत एक रजिस्टर बनाया गया है। ठीक है, भारत की 2 आर्द्र भूमि है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। याद रखना है, रामसर साइट में कितने स्थल है वो अलग से करेंगे। मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है उसमें भारत की सिर्फ 2 ही आर्द्र भूमि है जो वेटलैंड है उनको शामिल किया गया है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, और एक लोकटक झील है मणिपुर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है कि 2 आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, एक केवलादेव को, एक लोकटक को। ठीक है, इससे पहले चिल्का झील उड़ीसा है उसको रिकॉर्ड में रखा था, लेकिन बाद में से वहां से हटा दिया गया। जो रामसर साइट्स की सूची में शामिल है उन्हीं में से कुछ आर्द्र भूमि ऐसी होती है जिनको देखा जाता है कि उसकी पारिस्थितिकी में तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण कुछ परिवर्तन हो रहा है जो नुकसानदायक है। उन सूचियों को, उन जो आर्द्र भूमि है उनका एक रजिस्टर बनाया जाता है, वो होता है आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत। इसीलिए भारत की ये 2 साइट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील है, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई है। और उड़ीसा की चिल्का झील पहले थी, अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इस आर्द्र भूमि है, अब अपने को पता है कि वेटलैंड है, इसका क्या महत्व है और क्या इसके संबंध में कोई चेतावनी है या चुनौतियां हैं, क्या इसको नुकसान है, वो देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। इससे विश्व का लगभग 2/3 मत्स्य है वो आर्द्र भूमि में मत्स्य उत्पादन होता है। तो एक तो ये उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ये आर्द्र भूमि होती है, बाढ़ की गति, मिट्टी के कटाव को कम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका संग्रहण करती है, उसका अवशोषण करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को संरक्षण करती है, तो इससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। आर्द्र भूमि मानव और पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जानवरों और पौधों के लिए आवास प्रदान करती है और जैव विविधता की दृष्टि से ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये लिखने के काम आ सकते हैं, तो ये आपको पॉइंट्स है, वैसे भी पता होना चाहिए कि उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, बाढ़ की गति मिट्टी के कटाव को रोकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण करती है, आर्द्र भूमि मानव पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जानवर पौधों के लिए आवास प्रदान करती है और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। क्या चुनौती है? एक तो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, तो आर्द्र भूमि को मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है तो उनका खत्म हो रही है आर्द्र भूमि, धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है। तो कृषि में क्या है कि धान के आर्द्र भूमि है उसको धान के खेत में यूज किया जाने लग गया, वहां धान की खेती करने लगे, तो इससे आर्द्र भूमि है वो नुकसान में जा रही है। प्रदूषण है, कुछ प्रदूषक तत्व है, वैसे तो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा के प्रदूषक तत्वों को आर्द्र भूमि अवशोषित कर लेती है, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र वाले प्रदूषक है जब वहाँ होते हैं तो उनको क्या है अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो आर्द्र भूमियों में धीरे धीरे प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन भी नुकसान पहुंचा रहा है उसे, और जल निकासी है, ये कुछ है, इनको चुनौतियां हैं जो आपको देखनी है। ये इसके महत्व है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब अपने रामसर साइट में पढ़ा था कि रामसर साइट है, कुछ साइट है उनका संरक्षण किया जाता है। तो भारत की कितनी साइट है जो रामसर साइट में उल्लेखित है? तो याद रखना इतने दिन रामसर साइट्स इन इंडिया, ये देखो टोटल 75 थी। ठीक है, अभी हाल ही में 5 साइट्स को और रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो अब इंडिया में कितनी साइट है? तो टोटल 80 है, याद रखना ये चीज। और टोटल 80 है, ये 75 है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि प्रीलिम्स में इससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। और ये 5 जो लेटेस्ट है जिनको शामिल किया गया वो ये ध्यान में रखना, उनको तो याद करना ही करना है, इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। ये 5 है अभी, उनमें कौन कौन सी है? एक तो है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, एक है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एक अगस्थानी एस्चुरी है। ये 3 है, ये तो ध्यान में रखनी है आपको कर्नाटक की। अभी फिलहाल में कल शायद इनको सूचीबद्ध किया गया है, तो ये 3 तो है कर्नाटक की, याद रखना है। और ये 2 है केरेवेती बर्ड सेंचुरी
और एक लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये 2 है आपकी तमिलनाडु की, अभी शामिल किया गया। तो तमिलनाडु की 2 है, केरीवेती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, और कर्नाटक की 3 है, मगधीकेरे और अकसमुद्र, और ये है अगस्थानी एस्चुरी, ये कर्नाटक की 3 साइट है। इन 5 को अभी रामसर कन्वेंशन साइट है उसमें शामिल किया गया है। तो भारत की अगर देखिए कि रामसर साइट कितनी है इंडिया की, अब है तो 80 याद रखनी है, 80 की संख्या याद करनी है। लेटेस्ट 5 है, इनको तो एकदम रट लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा वेटलैंड का कवरेज कितना है विश्व स्तर पर देखें तो और अपने भारत में है सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पर है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि देखिए तो भौगोलिक क्षेत्र का 6.4% कवर करती है, कितना 6.4%, और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है, 4.63, और वैश्विक स्तर पर 6.4%। राज्यवार देखिए अपने तो गुजरात है सबसे पहले नंबर पर। गुजरात भारत की कुल आर्द्र भूमि है उसका 22% गुजरात में है, कितना 22% गुजरात में। गुजरात आर्द्र भूमि का पहला स्टेट है, गुजरात है जिसमें सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद पश्चिमी बंगाल है। ये 4 स्टेट के नाम याद रखने आपको, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि देखें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल की, आप रामसर साइट वाली सारी देखोगे तो उसमें सुंदरवन पश्चिम बंगाल भी है, वो सबसे बड़ी है। सबसे छोटा वेटलैंड देखिए तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड। और सबसे पुराना वेटलैंड देखें तो चिल्का ओडिशा की, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की सबसे पुराना वेटलैंड है। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का, सबसे बड़ा सुंदरवन पश्चिम बंगाल का, और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। और राज्य में देखें तो गुजरात फर्स्ट है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल है। गुजरात में देखें तो भारत की कुल आर्द्र भूमि का 22% गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। अब राजस्थान में देखें तो राजस्थान में क्या है, एक तो है सांबर लेक और एक केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। तो केवलादेव इनके बारे में थोड़ा सा अपने ऐसे देख लेते हैं। केवलादेव अफ्रीका की बोमो तकनीक, राजस्थान की भरतपुर बोमो तकनीक पर आधारित है। राजस्थान की भरतपुर, ये अपने सबको पता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भरतपुर में है। पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहते थे, फिर उसे केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहा जाने लग गया। एक केवलादेव नेशनल पार्क है ये, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और रामसर दोनों ही है। रामसर साइट भी है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ये साइबेरियन क्रेन दुर्लभ प्रजातियां उनके लिए फेमस है। और इस क्षेत्र में अन्य पक्षी देखे तो जो पशु पक्षी सियार, सांभर है, नीलगाय, जंगली बिल्ली, लक्कड़बग्गा, जंगली सुअर, ये जानवर पाए जाते हैं। इनमें 2 नदियां गंभीरी और बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये केवलादेव के बारे में थोड़ी सी अलग से जानकारी है, कहाँ पर है, राजस्थान का स्थल है। और दूसरा सांबर लेक है। सांबर लेक 2019 में आपको पता ही है एवियन बोटुलिज्म नाम का एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी के कारण झील में एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण 22,000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। और ये है कहाँ सांबर, तो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि बनाया था। तो राजस्थान की 2 साइट है, सांबर लेक और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये इसको कब किया गया, 1990 में किया गया था। और इसे 6 नदियां ये तो अपने ज्योग्राफी में पड़ती हैं, सामोद, खारी, मंथा, खंडेला, मीठा और रूपनगढ़, इसका पानी आता है सांबर झील में। और राजहंस, पेलिकन, जल पक्षी, ये इनके पक्षी है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान के 2 है, सांबर लेक और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब एक ये है, उदयपुर होगा पहला रामसर वेटलैंड सिटी। अभी तो हम साइट कर रहे थे, रामसर साइट, ठीक है। अब क्या है, उदयपुर राजस्थान का उदयपुर है, वो पहला रामसर वेटलैंड सिटी बनाने की बात हो रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने क्या है, झीलों की नगरी उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने के लिए तैयार करके रामसर सचिवालय को भेजा जा चुका है,
जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी उसके बाद उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में एक नई पहचान के साथ पर्यटन के क्षेत्र में आयाम स्थापित करेगा। तो अगर कोई अभी बनाया नहीं है, अभी इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जब बनेगा तभी लिखा है उदयपुर होगा पहला रामसर वेटलैंड सिटी। तो इसको आपको आगे ध्यान में रखना है, जब भी इसको वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया जाता है फिर इसका एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी बना दिया। रामसर साइट वो आपको याद रखनी है, और राजस्थान की कौन कौन सी रामसर साइट है वो पता चली, किससे कहते हैं वेटलैंड वो आपको ध्यान में आए। तो इसको अच्छे से आप लिखिए अपने नोट्स में और अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम डेली मिलते रहेंगे आपसे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप 11 फरवरी से पहले अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।